यहाँ भी मैंने मनोविज्ञान और तर्क के सरल वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करके अपने आप को एक वैज्ञानिक रूप से सही आदर्श पैटर्न प्रदान किया। इस तरह मैंने जाना मानवता के महान मस्तिष्कों ने दिमाग के संचालन और इसके कुशल नियोजन के प्रभावी सिद्धांत के रूप में क्या खोजा है। इस पैटर्न से खुद को लैस करके मैंने अपने दिमाग को फिर से शिक्षित करना शुरू कर दिया, ताकि ये अपने आप में उन कुशल गतिविधियों को पुनः उत्पन्न कर सके जिन्हें आदर्श पैटर्न में स्पष्ट रूप से इंगित और चित्रित किया गया था। मैंने इस विश्वास के साथ शुरुआत की कि बुद्धि मेरी मैं हूं में नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जटिल मशीनरी थी जो मैं हूं के अंतर्गत काम करती थी। जैसा कि ऊपर कहा गया है, अध्ययन द्वारा प्राप्त मानचित्र या पैटर्न से लैस मैंने निर्धारित किया कि मेरी बौद्धिक क्षमताएं उस आदर्श के अनुसार अपनी प्रक्रियाएं और गतिविधियों को साकार करें। मैंने वही तरीका अपनाया जो मैंने अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले भौतिक मन को फिर से शिक्षित करने में नियोजित किया था। मन के ये दोनों महान विभाजन मानसिक मशीनरी के महत्वपूर्ण उपकरण हैं और दोनों ही मैं हूं के नियंत्रण के अधीनस्थ हैं। दोनों ही ठीक से लागू किए गए नियंत्रण और दिशा का जवाब देंगे। दोनों ही एक सामान्य सिद्धांत से रेखांकित हैं। मैं इस धारणा को पैदा नहीं करना चाहता कि मैंने अपने बौद्धिक संकायों की प्राकृतिक और नियमित प्रक्रियाओं को कार्य करने की एक कृत्रिम प्रणाली के साथ बदल दिया। इसके विपरीत मैंने सावधानी से इससे परहेज किया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि इस तरह के तरीके से मेरे सोच की प्राकृतिक दिशा नष्ट हो जाएगी। इसके बजाय मैंने नियमित प्राकृतिक प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित किया, जिसके माध्यम से बुद्धि प्रकट होती है और विचार, चिंतन और तर्क में खुद को व्यक्त करती है। मैंने वैज्ञानिक अभ्यासों द्वारा इसकी क्षमता विकसित की, जिसके माध्यम से मन के हर हिस्से को नियोजित किया गया और वो शक्ति दी गई जो मन और शरीर दोनों में उचित मात्रा में उपयोग और गतिविधि से ही आती है। इस संबंध में मानसिक क्षमताएं मांसपेशियों की तरह है और एक की समझ दूसरे की समझ लाती है। मेरा मुख्य कार्य बौद्धिक संकायों को पुनः शिक्षित करने की दिशा में था। मैंने पहले सुविकसित और सुप्रशिक्षित बुद्धि की क्रियाओं और प्रक्रियाओं की एक स्पष्ट निश्चित अवधारणा प्राप्त की और इस पर आगे बढ़ा। इसने मुझे सही पैटर्न, सांचा या नक्शा दिया, जिसे मैंने वास्तविक रूप से पुनः पेश करने के लिए आगे बढ़ाया। ये सही पैटर्न धीरे धीरे मन पर प्रभाव करने लगा और वहां इसने मेरी मानसिक मशीनरी को एक बार फिर से संगठित करके अपनी रचनात्मक शक्ति को प्रकट करना शुरू कर दिया, ताकि आदर्श पैटर्न के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। आदत को स्थापित करने वाली मन की शक्ति से धीरे धीरे मेरी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी तरह से विनियमित मशीन की तरह और सख्त तार्किक प्रक्रिया की तर्ज पर काम कर रही थी। ऐसा करते हुए मैंने अवचेतन मन के उन महान स्तरों की उपस्थिति और उपलब्ध गतिविधियों का संज्ञान लिया, जिन पर किसी की तर्क प्रक्रियाओं का मुख्य रूप से संचालन होता है। मैंने सीखा कि इस स्तर पर अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें चेतना के स्तरों के नीचे विचार की कुंडी को ध्यान से चबाया जाता है। मैंने इन अवचेतन संकायों को आदर्शीकरण और विश्वास के द्वारा प्रशिक्षित किया। मैंने उन पर विश्वास करके और उन्हें ये बताकर प्रोत्साहित किया कि मैं उनकी क्षमताओं से अवगत था और मुझे उनसे कुशल परिणाम की उम्मीद थी। इस तरह मैंने उन्हें अपने लिए विचार की कड़ी मेहनत के बड़े हिस्से को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने की इजाजत दी। मैंने जल्द ही अपनी चेतन मन में सबसे पहले उत्तर दिए जाने वाले प्रश्न को या हल की जाने वाली समस्या को स्पष्ट रूप से तैयार करने की आदत हासिल कर ली, ताकि मुझे अच्छी तरह से पता चल सके कि मैं क्या हासिल करना चाहता था और क्या जानना चाहता था। उसके बाद मैं जानबूझकर इस प्रस्ताव या समस्या को मानसिक जाल द्वार के माध्यम से अवचेतन कार्यस्थल में छोड़ देता, जहां व्यस्त कार्यकर्ता तुरंत इसका विश्लेषण और इसके घटक भागों को विभाजित करना शुरू कर देते। फिर उन्हें एक नई तार्किक व्यवस्था में पुनर्संयोजित और संश्लेषित करते। कभी कभी अवचेतन मानसिकता आगे की जानकारी, डेटा या निर्देशों के अनुरोध के साथ आंशिक रूप से पूर्ण किए गए कार्य को मेरे सचेत ध्यान में प्रस्तुत करती। जब उसके मांग की पूर्ति की जाती तो काम फिर से अवचेतन स्तरों पर किया जाता और अंत में मेरे सामने लगभग समाप्त अवस्था में प्रस्तुत किया जाता, जिसमें केवल अंतिम स्पर्श की आवश्यकता होती जो सचेत मानसिकता करती। फिर से कार्य बिना किसी परेशानी के पूरी तरह से समाप्त होता और मेरे सचेत ध्यान के निरीक्षण के लिए पारित किया जाता।
कभी कभी ये प्रक्रिया लगभग तात्कालिक होती, अन्य समय में इसमें अधिक समय लगता। कभी कभी अनकॉन्शियस रूमिनेशन की प्रक्रिया श्रम साध्य होती और इसमें काफी समय लगता, लेकिन जब भी हो कार्य अच्छी तरह से संपन्न होता। इसी तर्ज पर मैंने अपनी याददाश्त की शक्तियों को विकसित और प्रशिक्षित किया और उल्लेखनीय सफलता हासिल की, ये महसूस करके कि स्मृति की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से अवचेतन स्तरों पर होती है और ये कि अवचेतन मानसिकता कुशल सुझावों और निर्देशों से आसानी से प्रभावित और निर्देशित होती है। मैं एक अद्भुत कुशल मेमोरी मशीन विकसित करने में सक्षम रहा। हालांकि मैंने इसे केवल वैध रूप से नियोजित किया, ना कि दिखावे के लिए। मैंने पाया कि स्मृति वास्तव में कभी भी कुछ भी खोती या भूलती नहीं है और याद और स्मरण मुख्य रूप से इंडेक्सिंग और क्रॉस इंडेक्सिंग के उचित तरीकों पर निर्भर करता है। लेकिन मैंने पाया कि सभी विधियों में प्रमुख और एक कुशल स्मृति के लिए आवश्यक है स्मृति को फिर से शिक्षित करना और इसे अपने काम को ठीक से करने की आदत में प्रशिक्षित करना। उसी सामान्य नियम का पालन करते हुए मैंने अपनी धारणा और अवलोकन की शक्तियों को बहुत विकसित किया और परिणाम स्वरूप मैं उन महत्वपूर्ण चीजों को देखने और समझने में सक्षम था जिन्हें औसत व्यक्ति द्वारा अनदेखा किया गया था। धारणाएं विचार के कच्चे माल का गठन करती है और मैं अपने दिमाग को अच्छी तरह से काम करने और विचारों, अवधारणाओं और योजनाओं को बनाने के लिए सर्वोत्तम प्रकार की सामग्री के साथ आपूर्ति करने में कामयाब रहा। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक इस अर्जित शक्ति के कारण थी। लगभग ठीक उसी तर्ज पर मैंने अपनी कल्पना को उस अद्भुत रचनात्मक कार्य को करने के लिए प्रशिक्षित किया जिसे रचनात्मक कल्पना के रूप में जाना जाता है, बजाय इसके कि वह दिवा स्वप्न या काल्पनिक चित्र पर अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दे। कल्पना के दायरे में सभी रचनात्मक कार्यों की मानसिक मशीनरी पाई जा सकती है। यहाँ आविष्कार का अपना घर और कार्यशाला है। ठीक से प्रशिक्षित कल्पना आसानी से और कुशलता से योजना, डिजाइन, निर्माण और सुधार का कार्य कर सकती है। मेरे भविष्य की सफलता काफी हद तक मेरी मानसिकता के इस हिस्से के विकास के कारण थी। मैंने अपनी कल्पना शक्ति को इतना प्रशिक्षित किया कि मैं लाक्षणिक रूप से अपनी मानसिक मशीन के एक छोर में आवश्यक विचार को छोड़ सकता था और समय के साथ दूसरे छोर से योजना, डिजाइन की सामान्य रूपरेखा आ जाती। इसी तरह मैंने अपनी भावनात्मक प्रकृति पर महारत हासिल की। अपने स्वभाव के इस हिस्से का गुलाम होने के बजाय मैंने इसे अपना इच्छुक और आज्ञाकारी दास बना लिया। मैंने इच्छा का उपयोग किया और इसे मेरे लिए काम करने के लिए निर्धारित किया और इसने मेरे लिए अच्छी तरह से काम किया है। आग्रहपूर्ण इच्छा प्राप्ति की दिशा में प्रयास के महान तत्वों में से एक है। इच्छाओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर प्रसारित किया जाना चाहिए और उचित चैनलों में निर्देशित किया जाना चाहिए। ये सब मैंने कर्नल से सीखा और बाद में वास्तविक अनुभव के माध्यम से प्रदर्शित किया। अंत में इसी तरह मैंने इच्छा पर महारत सीखी। मैंने सीखा कि कैसे विल टू विल करना है। मैंने इच्छा शक्ति की आंतरिक चेतना में प्रवेश किया और इसके अंतरतम रहस्यों को सीखा। तब मैंने इस प्रकार प्राप्त ज्ञान को अपनी रचनात्मक कल्पना में विकसित योजनाओं को क्रियान्वित करने में नियोजित किया। मैं यह कहूंगा कि शुद्ध इच्छा का ये तत्व मैं हूं के सबसे निकट है, वास्तव में इतना करीब कि लंबे समय तक उनके बीच अंतर करना सबसे कठिन है। लेकिन इच्छा भी मैं हूं के अधीन है और इस पर महारत हासिल की जा सकती है और इसे एक सबसे मूल्यवान और वफादार सहायक बन गया है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर मानसिक शक्ति के अद्भुत क्षेत्र और स्तर होते हैं, पर बहुत कम लोग इसकी खोज करते हैं। इनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, दक्षता की दिशा में उस अंदर के कुछ का प्रकटीकरण लगभग शुरुआत से ही मेरे व्यावसायिक मामलों में एक उल्लेखनीय रूप से शुरू हो गया था। मैं इस तथ्य से अवगत हो गया कि सफलता के लिए आंतरिक शक्तियां काम कर रही थी और उनके प्रभाव और परिणाम स्वयं दिखने लगे थे। मेरी कंपनी का एक ऐसा उत्पाद था जो बिकना असंभव लग रहा था। मैंने उसके लिए एक बेहतर बिक्री योजना की कल्पना की और मुझे अपनी योजना को आजमाने की अनुमति दी गई। मेरी योजना के कारण पहले से ही उत्पाद तेजी से बिकने लगा और मुझे परिणाम स्वरूप कंपनी में एक अहम पद दिया गया और उसके बाद मेरे उत्तम कार्यशैली को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण पद प्रदान किया गया। ये तो शुरुआत थी। हमारे उत्पाद की बिक्री के नए अवसरों को देखते हुए मैंने संयंत्र के विस्तार और बिक्री बल में वृद्धि की योजना बनाई।
इससे व्यवसाय के पूंजीकरण में वृद्धि की आवश्यकता हुई। सफल उपलब्धि के मेरे पिछले रिकॉर्ड के कारण निर्देशकों को मुझ पर भरोसा था और वे अंततः मेरी सभी योजनाओं के लिए सहमत हो गए। बढ़े हुए व्यवसाय को बड़ी सफलता मिली और हमारी कंपनी देश में सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई और मुझे सक्रिय प्रबंधन में एक प्रमुख पद दिया गया। मैं उस व्यवसाय की दुनिया में और बड़े शहरों में अग्रणी वित्तीय शक्तियों का मैंने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। मेरे व्यापार की सफलता और वित्तीय स्वतंत्रता और शक्ति की तेजी से वृद्धि की रूपरेखा के कुछ समय के लिए मैं रुकूंगा। इस पाठ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान एक उल्लेखनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो लगभग पहले से ही प्रकट हो रही थी। मैं इसके बारे में बोलने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे सही शब्द नहीं मिल रहे हैं, पर इसने कैसे काम किया, ये आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि इस छिपे हुए कारण या कारणों की श्रृंखला ने मेरे करियर में कितने शानदार तरीके से काम किया। शायद मेरे दिमाग में इस अजीबोगरीब स्थिति की पहली धारणा ये थी कि मेरे अपने सचेत मानसिक प्रयासों और शक्तियों के अलावा मेरे मामलों में कुछ और काम पर था। चीजों की सतह के नीचे या ऊपर कुछ ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ओर से और मेरे हितों के लिए काम कर रहा है। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि मैंने एक बार अपने आप से कहा, इस खेल में किसी का हाथ है, ऐसा लग रहा है, और वो एक अदृश्य साथी के रूप में खेल रहा है और वो मेरे खेल का समर्थन कर रहा है, लाभप्रद लीड प्रस्तुत कर रहा है और मेरे अपने लीड के जवाब में ट्रम्प खेल रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरे पास इस खेल में एक कुशल साथी था और मुझे जल्द ही उस पर, उसके कौशल पर और जीतने में मेरी मदद करने की उसकी इच्छा पर विश्वास हो गया। पर यह कौन था? मैं लगभग आश्वस्त हो गया था कि मैं किसी कारण से किसी प्रकार की अलौकिक सहायता का प्राप्तकर्ता बन गया था। मैंने ये देखना शुरू किया कि जिन सफल लोगों से मैंने पहले सवाल किया था, वे ऐसे समर्थन पर विश्वास क्यों करने लगे थे। लेकिन मुझे याद आया कि कर्नल फॉर्ब्स ने मुझे उस अंदर के कुछ की चमत्कारिक शक्तियों के बारे में क्या बताया था, कि वो ठीक तरह से जागने के बाद व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है। मैंने कर्नल को लिखने का निश्चय किया, जो उस समय तक भारत लौट चुके थे। कुछ ही समय में कर्नल की ओर से एक संक्षिप्त नोट आया, जिसमें कहा गया था, आपका अदृश्य साथी और अनदेखा सहायक कोई और नहीं बल्कि अंदर का कुछ है, जो चीजों की सतह के नीचे अपनी शक्ति प्रकट करता है। इसने आपकी ख्वाहिशों को अपनी ख्वाहिशें बनाया है। आपके लक्ष्य इसके उद्देश्य हैं, आपकी सामान्य योजनाएं इसकी सामान्य योजनाएं हैं। उस पर पूरा भरोसा करें और हमेशा उसकी मदद पर भरोसा करें। ये आपको कभी विफल नहीं करेगा। भले ही कभी कभी ऐसा लगेगा कि इसने आपको छोड़ दिया है, लेकिन समर्थन और सहायता के लिए इस अदृश्य साथी पर निर्भर रहते हुए आपको हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार अपना काम करते रहना चाहिए। अपना काम ठीक से करो और वो भी ऐसा ही करेगा। कर्नल के पत्रों से और अन्य स्रोतों से, मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी से, साथ ही साथ अपने स्वयं के अनुभव से, मैंने अंततः इस बात को समझ लिया कि अंदर का कुछ कार्रवाई और अभिव्यक्ति की इच्छा रखने वाला प्रतीत होता है। इसलिए ये मेरे सापेक्ष पहलू के विचारों, इच्छाओं और योजनाओं के साथ सहयोग करता है। ये व्यक्ति के विचारों, इच्छाओं और योजनाओं को अपना बना लेता है और फिर उनके वास्तविकीकरण और भौतिकीकरण की दिशा में लगातार काम करने के लिए आगे बढ़ता है। ये एक महान इच्छा की तरह प्रतीत होता है, एक शक्ति जिसमें कार्य करने की इच्छा हो या एक इच्छा के साथ कार्य करने की शक्ति। लेकिन जाहिर तौर पर इसे विचारों की सामग्री की आवश्यकता होती है ताकि ये साकार करने के लिए आगे बढ़ सके। इससे पहले कि ये किसी के लिए कार्य करे, इसके सामने प्रस्तुत आदर्शीकरण का पैटर्न होना चाहिए। इसका काम है आदर्शों को साकार करना। इस तरह से मैंने इसका पता लगाया और हालांकि अब मैं अपनी अभिव्यक्ति के भोले कच्चे रूप पर मुस्कुराता हूँ, फिर भी मैं उस आदिम अवधारणा के सामान्य मौलिक सत्य को धारण करता हूँ। इस मूक बल के संचालन के बारे में अजीब बात ये थी कि ये कभी कभी मेरे द्वारा पूरी तरह से अप्रत्याशित परिणाम लाता था और अक्सर उस समय मेरी इच्छाओं के बिल्कुल विपरीत होता था। लेकिन अंत में इसका मार्ग सबसे अच्छा होता है, कभी कभी एकमात्र मार्ग। ये कभी कभी मेरे खेल को अवरुद्ध करते हुए भी प्रतीत होता है और मुझे मूल रूप से सोची गई दिशा से पूरी तरह से अलग दिशा में कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। लेकिन देर सबेर ये मुझे एक घुमावदार रास्ते से उस चीज की ओर ले जाता है और सफलता मेरी होती है। अंत में मुझे ये मानने के लिए मजबूर होना पड़ा कि जिस रास्ते को इसने चुना
वो वास्तव में एकमात्र रास्ता था। अंदर के कुछ ने स्पष्ट रूप से उन खतरों और बाधाओं को महसूस किया था जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, और इसलिए मुझे उनके चारों ओर ले गया। उसने अजीब सड़कों और उपपथों का पीछा किया, लेकिन अंत में वहां पहुंच गया। कभी कभी जब मैं अपनी स्वयं की धारणा और निर्णय की व्यक्तिगत शक्तियों की भावना से बहुत अधिक फूला हुआ हो जाता, तो ये मुझे गर्दन के पीछे से उठा लेता और फिर एक खंडर के ऊपर झुलाता। फिर धीरे से मुझे एक अच्छे सुरक्षित स्थान पर, एक नए वातावरण में छोड़ देता, ठीक उसी स्थान पर जहां मेरा सर्वोच्च हित था और मेरी गहरी आशाओं और इच्छाओं को साकार करना संभव था। मेरी सफलता की राह कभी कभी काफी पथरीली होती, यात्रा करना बहुत कठिन होता, कभी कभी असफलताएं बहुत ही निराशाजनक लगती, लेकिन बाद में एहसास होता कि वो मेरे हित के लिए ही हुई थी, कि वो मेरे हित के लिए हुई थी। इस राह पर चलने के लिए विश्वास की आवश्यकता थी, और मेरे पास वो था। व्यक्तिगत शक्ति में विश्वास शक्ति एक महत्वपूर्ण कारक है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण खोज की कि धन काफी हद तक चेतना का विषय है। बहुत से लोग जो पैसा चाहते हैं और जो पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वास्तव में उनके विचारों की तनाव और धन चेतना को महसूस करने में उनकी विफलता के कारण इसे उनसे दूर करने की ओर अग्रसर है। लाखों के स्तर में सूचना सीखना होगा। मेरे पुराने दोस्त हरिमन ने एक बार इस सच्चाई को व्यक्त किया जब उन्होंने कहा, लाखों में सोचना और बात करना उतना ही आसान है जितना कि $1 में। वित्त के इस जादूगर, जिनके कारनामों को जनता द्वारा लेगरडेमन के करीब आने के रूप में माना जाता था, ने इस कहावत को उनके विचार और कार्य के मुख्य सिद्धांतों में से एक बना लिया। उन्होंने लाखों में सोचा और बात की, और उनके विचार ने क्रिया में रूप लिया। उनकी मानसिक अवस्थाओं ने भौतिक रूप धारण कर लिया। उनके आदर्श वास्तविकता बन गए। इस देश में कई पुरुष हैं, यहाँ के हर शहर में, जिनके भीतर शक्तियों के बीज हैं, जिन्हें अगर विकसित होने दिया जाता है तो ये लोग दूसरे हरिमन या दूसरे मॉर्गन या यहाँ तक कि दूसरे रॉकफेलर बन जाएंगे। लेकिन व्यावहारिक रूप से इनमें से कोई भी व्यक्ति वास्तव में कभी भी इस अवस्था तक विकसित नहीं होगा। वास्तव में संभावना यह है कि वे केवल सफल छोटे दुकानदारों या छोटे समाचार पत्र स्टैंड रखने वालों के रूप में विकसित होंगे। प्रत्येक मामले में सफल, लेकिन हमेशा छोटे पैमाने पर। वे लाखों में सोचने के बजाय $1 में, यहाँ तक कि एक पैसे में सोचने के लिए संतुष्ट हैं। वे अपने आदर्शों के प्रत्यक्ष अनुपात में वास्तविकताओं को प्रकट करते हैं। उनके विचार समान कैलिबर के कार्यों में रूप लेते हैं। उनकी मानसिक अवस्थाएं भौतिक रूप में पुनरुत्पादित होती है। जब मैं ये सब कहूंगा तो वो छोटा सा आदमी सोचेगा कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन बड़े आदमी को पता चल जाएगा कि मैं सही हूँ। उसने इसे अपने मामले में साबित कर दिया है और इस सिद्धांत की सच्चाई को महसूस करता है, हालांकि वो नहीं जानता कि ये इस तरह से कैसे या क्यों काम करता है। बहुत से लोग समाचार स्टैंड या मूंगफली स्टैंड चलाने में उसी ऊर्जा, विचार और व्यावसायिक दूरदर्शिता को प्रकट कर रहे हैं जिसे अन्य लोग महान उद्यमों के संचालन में नियोजित कर रहे हैं। एक पैसे में सोचता है या $1 में, दूसरे हजारों, सैकड़ों, हजारों, लाखों में सोचते हैं। धन चेतना जैसी एक चीज होती है। मुझे पता है कि ये एक सच्चाई है। धन को भौतिक रूप में बनाने से पहले विचार में बनाया जाना चाहिए। धन के वास्तविक रूप में प्रकट होने से पहले आदर्श में मौजूद होना चाहिए। कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि आदर्श ही सच्चा वास्तविक है और तथाकथित वास्तविक आदर्श वास्तविक का प्रतिबिंब है। उस चीज की शक्तियों और गतिविधियों के बारे में मैंने जो एक और महत्वपूर्ण बात सीखी वो है आकर्षण का नियम। मुझे जल्द ही पता चला कि गुरुत्वाकर्षण के भौतिक नियम के अनुरूप आकर्षण की एक मानसिक शक्ति होती है। मानसिक आरक्षण का ये नियम व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं को उनसे जुड़ी बाहरी चीजों के साथ समन्वय और सह संबंधित करता है। ये नियम कुछ हद तक सभी व्यक्तियों में कार्य करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अंदर के कुछ की उपस्थिति शक्ति और उसके साथ अपनी पहचान के बारे में जागरूक हो जाता तो ये नियम बहुत अधिक शक्ति के साथ कार्य करता है। आकर्षण का नियम व्यक्ति के लिए उसके सबसे मजबूत विचारों और आदर्शों के सामंजस्यपूर्ण संबंध में चीजों, व्यक्तियों या स्थितियों को आकर्षित करता है, या अक्सर इसके बजाय ये व्यक्ति को अनुकूल पर्यावरण, परिस्थितियों या व्यक्तियों या चीजों की उपस्थिति में अपने आदर्शों को साकार करने की ओर प्रेरित करता है। ये अक्सर पहाड़ को मोहम्मद के पास लाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मोहम्मद को पहाड़ों के पास धकेलना आसान लगता है।
प्राप्त अंत दोनों ही मामलों में समान है। जब वो अंदर के कुछ नियम को कार्यरत करने में व्यस्त हो जाता है तो चीजें, व्यक्ति और स्थितियां तेजी से आगे बढ़ने लगती है। मैं अक्सर अचंभित हो जाता कि किस तरह मेरे विचारों और आदर्शों के जवाब में चीजें और व्यक्ति मेरी तरफ आकर्षित हो जाते और मैं भी उसी तरह उनकी ओर आकर्षित हो जाता। जिन व्यक्तियों की मुझे आवश्यकता थी वे मेरे ध्यान में आ गए और जिन लोगों को मेरी जरूरत थी उन पर मेरी नजर पड़ी। अगर मुझे एक निश्चित विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो पूरी दुनिया मेरे दिमाग में ऐसा ज्ञान डालना चाहती थी। किताबें, पत्रिकाएं, दूसरों के बातचीत के कुछ अंश, अखबार के लेख, इन सभी ने मुझे या तो वांछित डेटा या तथ्य दिए या फिर संकेत दिया कि वे कहाँ मिल सकते हैं। मैं किताबों की दुकानों में चला जाता और या इच्छिक रूप से एक किताब उठाकर मुझे उसके पन्नों में या तो वो मिल जाता जो मैं जानना चाहता था या फिर किसी अन्य वांछित पुस्तक की जानकारी मिलती। मैंने एक पत्रिका या एक पुराना अखबार उठाया है और इसी तरह ज्ञान की विशेष जानकारियों को प्राप्त किया है। मेरी सबसे सफल योजनाओं में से एक का आवश्यक विचार सबसे पहले मुझे पुराने अखबार के एक फीके और गंदे स्क्रैप में मिला। पुरानी किताब की दुकान के स्टॉल से यूं ही उठाई गई एक पुरानी किताब जिसकी कीमत 15 सेंट थी। उसने मुझे एक नवनिर्मित वस्तु के लिए एक नए और आकर्षक नाम का सुझाव दिया, एक ऐसा नाम जो एक बार सुनने पर कभी नहीं भुलाया जा सकता था। मेरे व्यावसायिक सहयोगियों ने मेरे भाग्य और मेरे करियर में चांस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, चांस जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ कारण से होता है और सभी कारण नियम के तहत संचालित होते हैं। आकर्षण का नियम कारणों की महान जननी है। बिना कारण के कभी कुछ नहीं होता। सभी घटनाएं प्राकृतिक नियम के अनुसार आगे बढ़ती है और आकर्षण का नियम सभी प्राकृतिक नियमों में सर्वोच्च है, हालांकि कम से कम समझ में आता है। मैंने ये भी पाया कि आकर्षण का ये नियम, जो कि अंदर के कुछ द्वारा संचालित है, अपने काम में मानसिक धाराओं, विचार तरंगों या मानसिक स्पंदनों की शक्ति को नियोजित करता है। व्यक्ति के सक्रिय मन से निकलने वाली ये धाराएं या तरंगे या स्पंदन उसके तत्काल आसपास के क्षेत्र से बहुत आगे तक फैल जाती है। जब आकर्षण के नियम द्वारा नियोजित की जाती है तो ये अक्सर विशाल भंवरों का रूप धारण कर लेती है, जो उस व्यक्ति के केंद्रीय केंद्र बिंदु पर कई चीजें खींचती है जो उसके विचारों या आदर्शों से संबंधित होती है। ये व्यक्ति के विचार को बाहर की ओर भी भेजती है और इन्हें सामंजस्यपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में ले आती है। ये घटनाएं पूरी तरह से स्वाभाविक है, इनका अलौकिक से कोई लेना देना नहीं है। जबकि प्रकृति की इन सूक्ष्म शक्तियों को मेरी ओर से अंदर के कुछ द्वारा नियोजित किया जा रहा था, उसी समय मैं भी काम कर रहा था। प्रकृति की इन सूक्ष्म शक्तियों का संचालन, जिनके बारे में मैंने बात की है, आमतौर पर अपेक्षा से कहीं अधिक सामान्य है। हालांकि उनके अंतर्निहित सिद्धांतों को शायद ही कभी सही ढंग से समझा जाता है और अक्सर उनकी गलत व्याख्या की जाती है। मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि बहुत से लोगों ने कुछ हद तक उन्हीं घटनाओं का अनुभव किया है जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। ये सच है कि वे आमतौर पर इसका श्रेय अन्य कारणों को देते हैं या फिर उन्हें सभी व्याख्याओं से परे अजीब घटना के रूप में मानते हैं। ये एक कारण है कि वे शायद ही कभी उनका उल्लेख करते हैं, यहाँ तक कि अपने करीबी दोस्तों या अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी नहीं करते। बहुत से शक्तिशाली व्यक्तियों ने मैं हूं का आंशिक बोध प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी पूर्ण अनुभव से वंचित रह जाते हैं। वे स्वयं में विश्वास करते हैं, आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास रखते हैं और स्वयं को व्यक्तिगत शक्ति के स्रोत के रूप में जानते हैं, लेकिन उनका आत्म व्यक्तित्व के जाल में उलझा हुआ है और इससे बाधा उत्पन्न होती है। व्यक्तित्व एक मूल्यवान संपत्ति और साधन है, लेकिन इससे पहले कि इसे सबसे बड़ी दक्षता के साथ नियोजित किया जा सके, व्यक्ति को खुद को इससे अलग करना चाहिए। फिर मुक्त होकर वो इसमें लौट सकता है और इसे अपनी अभिव्यक्ति के साधन के रूप में नियोजित कर सकता है। आत्मनिर्भरता का औसत आदमी कमोबेश अपनी ही मानसिक मशीनरी में उलझा रहता है। जब वो अपने आप को अपनी मशीनरी से मुक्त कर लेता है, तब और सिर्फ तब वो उस मशीनरी को एक सच्चे मास्टर के रूप में संचालित करने में सक्षम होता है। व्यक्ति को पूरी तरह से और निश्चित एवं सकारात्मक रूप से ये पहचानना और महसूस करना चाहिए कि उसका मैं हूँ उसके विचारों, भावनाओं और कार्यों का एक संयोजन नहीं है, बल्कि वो अंदर का कुछ है। उसे ये समझना चाहिए कि जैसे पौधे की चेतना खनिज से अधिक होती है, जैसे पशु की चेतना पौधे की चेतना से अधिक होती है,
जैसे औसत मनुष्य की चेतना पशु की चेतना से अधिक होती है, उसी प्रकार मानव जाति के कुछ लोगों में औसत मनुष्य की सामान्य आत्म चेतना की तुलना में एक उच्चतर चेतना का उदय हो रहा है। मैं हूं की उपस्थिति और शक्ति की वास्तविकता की ये नई चेतना सच्चे और पूर्ण स्वतः की चेतना है। मनुष्य की स्वयं की मौलिक चेतना को 3 अलग अलग चरणों से युक्त कहा जा सकता है, अर्थात 1 मैं की चेतना, अन्य चीजों से अलग। 2 मैं हूं की चेतना, जो अपने साथ वास्तविक अस्तित्व के बारे में जागरूकता लाती है। 3 व्यक्तित्व की आकस्मिक मशीनरी के अलावा मैं हूं की चेतना या एक सच्चे और वास्तविक अस्तित्व के रूप में। फिर एक और चरण होता है अनंत शक्ति के साथ उस सत्ता की आईडी इकाई की पूर्ण। फिर एक और चरण होता है अनंत शक्ति के साथ उस सत्ता की आईडी इकाई की पूर्ण प्राप्ति का चरण, जहां से सभी चीजें आगे बढ़ती है, जहां मैं हूं सहज रूप से खुद अनंत वास्तविकता को केंद्र बिंदु और अभिव्यक्ति के केंद्र के रूप में पहचानता है। ये चेतना केवल मैं वह हूं जो मैं हूं इस जबरदस्त कथन में व्यक्त की जाती है। चेतना और बोध के इस अंतिम और उच्चतम चरण तक आपका मैं आगे बढ़ रहा है। ये उस व्यक्ति की जागृत चेतना के क्रमिक जागरण की तरह है जो सो गया है या अजीब सपने देख रहा है। धीरे धीरे जागरण आता है। सबसे पहले मैं की चेतना आती है, फिर वह मैं हूं, फिर मैं हूं, और अंत में व्यापक जागृत और चमकती आंखों के साथ आत्म विजयी स्वरों में कहता है, मैं वही हूं जो मैं हूं। ये उस अनंत वास्तविकता के साथ अपनी आवश्यक पहचान के लिए पूरी तरह से जाग गया है, जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती है और जिसमें सभी चीजें रहती है और चलती है और उनका अस्तित्व है। ये आत्मा का जागरण है। अपने स्वयं के अनुभव से, साथ ही अन्य लोगों के अनुभव से, और जो मुझे कर्नल फोर्ब्स के शिक्षण के माध्यम से और इस विषय से संबंधित अपने स्वयं के अध्ययन से मिला है, उससे मैं दृढ़ता से आश्वस्त हूं कि ये उल्लेखनीय भाग्य, जो कि सभी समय के अधिकांश सफल पुरुषों और महिलाओं के करियर में शामिल माना जाता है, वास्तव में केवल भाग्य नहीं है, बल्कि प्राकृतिक नियमों का संचालन है। इसके अलावा मैं पूरी तरह से मानता हूं कि कुछ व्यक्ति जो एक हद तक सफल रहे हैं, जब भाग्य में उतार चढ़ाव देखते हैं तो उसका कारण ये होता है कि वो अपने ताकत के नशे में चूर होकर सर्वशक्तिमान के इस स्रोत पर निर्भर रहना और उससे प्राप्त करना बंद कर देते हैं। इस तरह के कई व्यक्ति अपनी समझ या अंतर्ज्ञान को खो देते हैं। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति इस सामान्य भूल से बच जाता है। एक क्षण के लिए भी वो ये नहीं भूलता कि सर्वशक्तिमान उसकी सभी गतिशील व्यक्तिगत शक्ति का स्रोत है। जहां तक उस वस्तु की शक्ति के अनुप्रयोग के माध्यम से भाग्य के संचालन का संबंध है, मैं यहाँ कहूंगा, ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो सकता है जो वो चाहता है, बशर्ते 1 कि वो ठीक ठाक जानता है कि वह क्या चाहता है, 2 वो इसे काफी दृढ़ता से चाहता है, 3 कि वो आत्मविश्वास से इसे प्राप्त करने की अपेक्षा करता है, 4 कि वो इसे प्राप्त करने के लिए लगातार दृढ़ संकल्प करता है, और 5 वो इसकी प्राप्ति की कीमत चुकाने को तैयार है। मुझे विश्वास है कि मैंने यहाँ आपको भाग्य का रहस्य दिया है। ये आपके ऊपर है कि आप इसे व्यवहार में कैसे लागू करते हैं। आंतरिक रहस्य जिसे मैंने इतने वर्षों तक खोजा था और जो अंततः मुझे अपनी पहचान, एहसास और अंदर के कुछ के प्रकटीकरण में मिला, अब मुझे सामान्य शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल लगता है। हालांकि मेरी समझ बड़ी है और अपनी उपस्थिति और शक्ति के मेरे पहले अनुभव के क्षण से लगातार विकसित हुई है। कठिनाई शायद इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि ये ज्ञान अनिवार्य रूप से एक आंतरिक अनुभव है, जबकि हमारे सामान्य शब्दों को केवल बाहरी दुनिया के साथ हमारे संपर्क से उत्पन्न होने वाले अनुभवों के संबंध के लिए अनुकूलित किया गया है। जितना करीब मैं इसे समझने योग्य शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, ये कहा जा सकता है कि आंतरिक रहस्य मैं हूँ की चेतना है। वो अंदर का कुछ जिससे सभी चीजें आगे बढ़ती हैं और जिसमें सभी चीजें रहती है और चलती है और अपना अस्तित्व रखती है। लेकिन क्या आपका कोई धर्म नहीं है? क्या आपके जीवन में धर्म की कोई भूमिका नहीं है? मैं आपको पूछते हुए सुन रहा हूँ। मैं कहूंगा कि धर्म मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन धर्मशास्त्र व्यावहारिक रूप से इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। मेरे लिए धर्म का अर्थ सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति में दृढ़ विश्वास है
उस सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति पर निर्भरता है और मेरे व्यक्तित्व के माध्यम से उस सर्वोच्च उपस्थिति शक्ति की गतिविधियों को प्रकट और व्यक्त करने की इच्छा है। यदि धर्म ऐसा है तो मैं उसमें अति प्रभा से भर गया हूँ। हालांकि जैसा कि कुछ लोगों का मानना है कि धर्म में भय का एक आवश्यक तत्व है, तो मुझ में उस आवश्यक तत्व की कमी है, क्योंकि मेरे आध्यात्मिक श्रृंगार में भय का कोई स्थान नहीं है। मैं ना तो मनुष्य से डरता हूँ, ना परमेश्वर से। मैं मनुष्यों से नहीं डरता क्योंकि मैं मनुष्यों में स्वामी हूँ। मैं ईश्वर से नहीं डरता क्योंकि मेरे लिए ईश्वर भय की वस्तु नहीं है, बल्कि प्रेम और विश्वास है। मेरे ईश्वर क्रूर और अत्याचारी नहीं है। मेरे ईश्वर मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। जो लोग इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि मेरे धर्म के इस उल्लेख का इस तरह की किताब में कोई स्थान नहीं है, जिसका विषय सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य का रहस्योद्घाटन है, मैं उनसे ये कहूंगा कि मैं अपने धर्म को मेरे विज्ञान से, मेरे दर्शन से, मेरे दैनिक जीवन के सिद्धांत से, मेरी सफलता के नियम से, मेरे व्यक्तिगत शक्ति के सूत्र से अलग करने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ। ये सब इस तरह आपस में जुड़े हुए हैं कि मैं इन्हें अलग नहीं कर सकता। ये सभी चीजें मुझे उस अंदर के कुछ के विभिन्न पहलू प्रतीत होते हैं। वो अंदर का कुछ जो सफलता और व्यक्तिगत शक्ति के आंतरिक रहस्य का निर्माण करता है। हालांकि मैं धर्म की मेरी विशेष व्याख्या को स्वीकार करने पर जोर नहीं देता। आप ये भी कर सकते हैं कि मेरे मूल सिद्धांतों को ले सकते हैं और उन्हें अपनी विशेष धार्मिक धारणाओं के साथ मिला सकते हैं और उनमें सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। वे अक्सर ऐसे मामलों में बहुत अच्छी तरह से मिश्रित और सामंजस्य स्थापित करते हैं। पर एक बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, आपके अंदर वास करने वाली आत्मा आपके आंतरिक रहस्य का सार है। आप जो व्यक्ति अब इन पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, आप इस आंतरिक रहस्य के बारे में क्या करने जा रहे हैं? क्या आप केवल अपने अंगों को थोड़ा फैलाना चाहते हैं, कुछ जमाई लेना चाहते हैं, मुस्कुराना चाहते हैं और फिर अपने आप को एक और आध्यात्मिक झपकी के लिए व्यवस्थित करना चाहते हैं? नकारात्मकता और सपनों की भूमि में रहने में संतुष्ट होना चाहते हैं, या आप अपनी आंखें खोलने जा रहे हैं नए दिन की उत्साहजनक हवा में सांस लेने के लिए, नई दुनिया की धूप में स्नान करने के लिए जो आपकी दृष्टि के लिए खोली गई है? अपने पीछे हमेशा के लिए नकारात्मकता, कमजोरी, गुलामी, बंधन और भय के सपने की विचित्र कल्पनाओं को फेंकना चाहते हैं और सकारात्मक अस्तित्व की गौरवशाली भावना में आगे बढ़ना चाहते हैं। एक मास्टर के रूप में दुनिया का सामना करना चाहते हैं। निर्णय लिया जाना चाहिए और वो स्वयं के द्वारा लिया जाना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा। आपको अपने उद्धार का कार्य स्वयं करना चाहिए। स्वतंत्रता केवल भीतर से आती है और अंदर के कुछ की अभिव्यक्ति के माध्यम से आती है। अब आपके सामने ये विकल्प है, आप अपने व्यक्तित्व के नकारात्मक पोल पर रहना चाहते हैं या अपने व्यक्तित्व के सकारात्मक पोल पर जाना चाहते हैं। पोलैरिटी इस एक शब्द में ज्ञान की एक पूरी मात्रा है। आपके अस्तित्व के दो पोल हैं, एक नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक। आप दोनों में से किसी एक का पालन कर सकते हैं। कई बार एक से दूसरे में शिफ्ट होते हैं, कभी कभी बिना ये जाने कि इसका क्या अर्थ है। नकारात्मक पोल मैं का है, सकारात्मक पोल मैं हूं मैं का है। जब मैं सकारात्मक रूप से जानता है कि मैं वही हूं जो मैं हूं, ये स्थायी रूप से अपने अस्तित्व के सकारात्मक पोल पर अपनी स्थिति लेता है और उसके बाद कभी भी इससे अलग नहीं होता है। आप अपने शेष जीवन को किस पोल पर प्रकट और व्यक्त करने की उम्मीद करते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक?